एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद ओवैसी अब पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुके हैं। जिस लिहाज से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मौलाना आसिम मुनीर की सेना की यहां पर धज्जियां उड़ाई थी, भारत में उनकी तारीफ के पुलिंदे यहां पर बांधे जा रहे हैं। ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ओवैसी उन नेताओं में आते थे जो कभी सरकार का टक्कर देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर पुरजोर विरोध किया करते थे। वो ओवैसी जिनके जुबान में कभी सरकार की तारीफ के कोई लफ्ज नहीं आते थे, और अब वो ओवैसी भारत की आवाज बन चुके हैं। भारत की आवाज इसलिए बन चुके हैं क्योंकि सरकार ने तय किया है कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए जाएंगे जो विदेश जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सीमा पार जिस लिहाज से पाकिस्तान बर्बरता कर रहा है, आतंक को बढ़ावा दे रहा है, उसे दुनिया भर में एक्सपोज करेंगे। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनमें ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। कई नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं जो अपनी राष्ट्रवादिता से देश का पूरा आकर्षण अपनी ओर कर रहे हैं। शशि थरूर का नाम शामिल है, यहाँ पर सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। खैर वो तो नेतृत्व करेंगे इन प्रतिनिधि मंडलों का, लेकिन नाम आ रहा है ओवैसी का। कहा जा रहा है कि ओवैसी भी दुनिया भर में जाएंगे। कई देशों में भारत का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, अमेरिका जाएगा, वॉशिंगटन जाएगा, यूके जाएगा, मुस्लिम देशों में भी जाएगा, और इनमें ओवैसी के नाम को भी तरजीह दी गई है। जाहिर सी बात है, उनका नाम आना भी था। हम लगातार ओवैसी के नाम पर चर्चा भी कर रहे थे, और जिस लिहाज से उन्होंने राजनीति बनाम राष्ट्रनीति की एक नई धरा यहां पर तैयार की है, जिस लिहाज से उन्होंने देश को बताया है कि राजनीति घर के अंदर का मामला है और राष्ट्रनीति जब देश की सुरक्षा पर संकट आता है तो आपको उसका परिचय देना चाहिए। देखो, राष्ट्रनीति पे हम जब आएंगे और जब राष्ट्र की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति की अलग ही पहचान हो जाएगी। देखिए, हम भारत में रहते तो हम भारत के लोग हैं, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, इस संविधान में कहा गया है। तो ये जो परिभाषा है, संविधान की जो परिभाषा है, इसके संबंध में ही ओवैसी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जब एक बैरिस्टर व्यक्ति हो तो वो बहुत भली भांति देश की बात को समझ सकता है और देश की बात को रख भी सकता है। तो जिस तरह से 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से ओवैसी का रुख देखने को मिला था भारत के प्रति, और भारत की संप्रभुता कायम रहे, अखंडता कायम रहे, उसको बचाने के लिए, और जिस तरह से प्रहार पाकिस्तान दुश्मन देश पर किया था ओवैसी ने, हमें तो लग रहा था कि एक मिसाइल मैन ही बनकर ये पूरी तरह से ओवैसी उभर रहे। उनकी जो वाणी देखो, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर कहा, भारत के नए मिसाइल मैन बन चुके हैं। उनकी जो वाणी थी, मतलब वाणी जो थी उनकी, जिस तरह से हमला करी, तो मुझे लग रहा है कि दुख सबसे ज्यादा और जो कष्ट होता रहा होगा पाकिस्तान को वैसी की वाणी को सुनने के बाद हुआ होगा। क्योंकि हम इन परिस्थितियों को जानते हैं कि जिस तरह से पूरा पटकथा रची थी इन आतंकवादियों ने आकर, जिस तरह से धर्म पूछ कर जिस तरह से वार किया था हिंदुओं पर, उससे साफ पता चल रहा था कि घृणा का भाव भारत में भी पैदा करना चाहते थे। और मैं इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि शुरुआती दौर पर ऐसे संघर्ष की स्थिति बनी जब मुस्लिम समाज अपने आप को थोड़ा सा कष्ट में दिखने लगा था। उसने कहा कि भाई, हम आतंकवादी नहीं है, हम भारत के प्रेमी हैं और भारत के लिए सदैव खड़े होते हैं। तो ये बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए ओवैसी ने जिस तरह से पक्ष रखा, मैं इसलिए कहता हूं कि जहां से वो सांसद है वहां पर अधिकांश जो आबादी है मुस्लिम समाज की है, उस प्रतिनिधित्व करते भी हैं। एआईएमआईएम जो है एक मुस्लिम पार्टी के हिसाब से ही उसकी बात होती है। हालांकि दूसरी बात है कि एआईएमआईएम में हिंदुओं को भी टिकट दी गई है, कई पार्षद भी टिकट के इसमें आए हैं, ब्राह्मण समाज से भी कई लोगों ने इस पे पार्षद का चुनाव लड़ा है। तो ये कोई इस तरह से बात निकलकर सामने नहीं आती है। देखिए, ये कोई मजहब का मसला तो है नहीं, ये कोई राजनीति का मसला है नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला था, जिसपे मुझे लगता है कि ओवैसी ने अपने आप को 24 जो कहते हैं ना कि 24 कैरेट खरा अपने आप को साबित कर दिया है। आप देखिए कि देश में आज आरोप खुद ये ओवैसी लगाते थे कि जो देश की सरकार है वो बहुसंख्यकवाद की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। देश की जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों को तरजीह नहीं देती है, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करती है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात खुद ओवैसी किया करते थे, और आज ये चर्चा निकल कर आ रही है कि यही भारत की सरकार ओवैसी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, देश की आवाज बनने के लिए दुनिया भर में भेजने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जो बदलाव ओवैसी के भीतर आया है, जो देश के प्रति पहले से था, लेकिन शायद देखिए राजनीति में क्या होता है, जब आप राजनीति की लड़ाई में रहते हैं तो वोट बैंक की लड़ाई होती है, और उस वोट बैंक की लड़ाई में आप कहीं ना कहीं जो संविधान के मूल तत्व होते हैं उनसे आप किनारे हट जाते हैं, राष्ट्र के तत्व से किनारे हट जाते हैं, और एक राजनीतिक कहीं ना कहीं मैदान पर थमकर रह जाते हैं। तो वो एक अलग मसला था। लेकिन जब बात राष्ट्र नीति की आई है, ये 1999 की कारगिल की लड़ाई के बाद कभी भारत में ऐसा माहौल नहीं आया कि भारत
एक एटॉमिक पावर कंट्री पर चढ़कर वार करने के लिए तैयार था और भारत ने ऐसा किया भी। और मुझे लगता है कि ये जो ताकत आई है इसके पीछे ओवैसी जैसे नेताओं का भी नाम यहाँ पर जोड़ना चाहिए। ओवैसी जैसे नेता जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। देखिए ऐसा जब आया था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कलमा पढ़कर मारा गया, पूछ कर पढ़ो कलमा, नहीं पढ़ पाओ तो गोली मारेगी, ऐसी बात। जब धर्म का कोई साथ रहे तो हम लगातार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन भारत के खिलाफ चलाया था उसमें भी उन्होंने एक कुछ कुरान की आयतों को लिया था जिसका भी प्रतिरोध लगातार वो वैसे ही करते आए हैं कि ये जो इन लोग कुरान का जो उपयोग कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि मासूमों को मारने की अनुमति कोई इस्लाम नहीं देता है, ये तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी आतंकवादी है पूरी तरह से, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के खुल के नारे लगाए थे। ठीक है, तो इस तरह की बातें करना और इस तरह की बातें निकलकर सामने आना, देखो उनको स्वार्थ क्या ये बताओ। वो लगातार सांसद अपनी जगह से रह रहे हैं, वहां से कोई उनको हराने वाला नहीं है, लगातार वो फाइट कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उनके समर्थक वर्ग बहुत ज्यादा है, इसमें कोई कमी नहीं है, उनको कोई कमी। देखिए आज एक चीज ओवैसी ने भी समझी होगी, मैं इस बात को यहाँ पर कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि कई बार के सांसद रह चुके हैं ओवैसी, अपना एक जनप्रतिनिधित्व है, उनका अच्छी लोकप्रियता भी है, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्र की आवाज सुनानी और राष्ट्र की आवाज को बुलंद करनी शुरू की है तो आज पूरे भारत में ओवैसी की एक सुर में तारीफ हो रही है। मैं आज की डेट पर कह रहा हूं, आप ओवैसी के आलोचक ढूंढकर आइए। खुद भारतीय जनता पार्टी के जब पाकिस्तान ने ओवैसी का यहां पर प्रतिकार करना शुरू किया, पाकिस्तान के ओवैसी को यहां पर जवाब देना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने ओवैसी का बचाव किया। ये मुझे लगता है कि ये भारत की खूबसूरती है, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है कि जब देश पर संकट आता है तो हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है, इसीलिए भारत दुनिया में सबसे अलग खड़ा होता है। और आतंक के खिलाफ, एक ऐसे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना है जो आतंक की खेती करता है, तो आप बिखराव के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आपको एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। और ये बात ओवैसी ने भी की थी। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा था कि इस लड़ाई में हम सबको एक होना होगा, और उन्होंने एक होकर दिखाया है। उन्होंने अपने हर मसले को नीचे रखा, राष्ट्र के मसले को उन्होंने ऊपर रखा। उन्होंने नहीं देखा कि वो एक विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने नहीं देखा कि उस पार्टी का सत्तारूढ़ पार्टी के साथ क्या राजनीतिक संबंध है, किस तरह का वहां पर द्वेष होता है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पहलगाम की घटना के कुछ दिन बाद ही ओवैसी ने वक्फ के मसले पर एक बार फिर से एक रैली की थी और उन्होंने विरोध भी किया था। वक्फ कानून को लेकर वो लगातार विरोध करते भी आए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने उस विरोध की रैली में सिर पर तिरंगे का साफा बांधा और उन्होंने बताया कि ये मेरा राजनीतिक विषय है, ये मेरे देश के अंदर का विषय है, इसे देश विरोध ना समझा जाए। लेकिन जो मेरे साफे पर तिरंगा बंधा हुआ है वो बता रहा है कि ओवैसी इस तिरंगे के रंग में रंग चुका है, और अगर इस राष्ट्र की ओर कोई आवाज उठाएगा तो ओवैसी की ललकार दुनिया भर में ऐसे ही गूंजेगा। मुझे लगता है कि दुनिया में जब वो जाएंगे, क्योंकि तथ्य ओवैसी बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। हम लोग बहुत पहले अभी लगातार बात करते थे कि अगर मुस्लिम में अगर बनना है तो अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम जैसे बनना होगा। तो कहीं इस परिभाषा को, और देखो एक व्यक्ति जो होता है, मान लो एक नेता है, नेता के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसकी नैतिकता क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसके पीछे जो लाखों समर्थक चलते हैं उसमें आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लगातार जब ओवैसी भी बात करें तो उनके समर्थक वर्ग भी उन्हीं की हिसाब से, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगातार नारे हमारे सोशल मीडिया में भी हम लगातार देख रहे हैं। इसके पीछे ये कि वो समर्थक वर्ग अपने नेता की जो विचारधारा है उसको मानता है कि जो हमारा नेता कह रहा है वो सही है। इससे जो एक नेगेटिव परफेक्शन जो बनता है, जो एक दृश्य बनते हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ जो बन रहे थे, भारत में कश्मीर में बन रहे थे, उन तमाम चीजों को दरकिनार करवाने का काम ओवैसी ने ही किया है। और जो प्रेम भाईचारा जो हमारा था, भारत के प्रति जो नजरिया है, उसको स्पष्ट करने के लिए ओवैसी ने तमाम बातें की। तो मैं मानता हूं कि ओवैसी का जो कदम है ये भारत की पूरी तरह से पक्ष में रहा है, भारतीय सरकार के पक्ष में, और उन्होंने बखूबी पाकिस्तान को बेनकाब भी किया है। देखिए अभी हाल ही में उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रहीम यार खान एयरवेज पर क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और आसिम मुनीर चाइनीज के लीज में लिए गए एयरक्राफ्ट पर नहीं उतरते हैं। तो उनका एक रेटोरिक अंदाज देखिए कि उन्होंने अपने चंद लाइन के ट्वीट में पाकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया, चाइना को भी बेनकाब कर दिया, और भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को भी दिखा दी। क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर थे। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तथ्यों को रखने में ओवैसी बहुत आगे रहे। उन्होंने कहा है कि भाई जिस लिहाज से पाकिस्तान लगातार पैसे ले रहा है, IMF से लोन ले रहा है, उसे ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। हर तथ्य को ओवैसी बढ़ चढ़कर आगे रख रहे हैं। उन्होंने LET को
इंटरनेशनली उन्होंने कहा था कि इसे भी आतंकी संगठन घोषित करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब दुनिया के मंचों पर जाकर ओवैसी भारत का पक्ष रखेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी अपनी आवाज यहां पर मुखर करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो दुनिया भर में संदेश जाएगा वो एक ऐसा संदेश होगा जो पाकिस्तान को दुनिया के मंचों में पूरी तरह से शर्मसार भी कर देगा। बेनकाब करना आज की जरूरत हो गई है। अगर हम पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं करेंगे विश्व पटल पर तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और उनकी फीडबैक, इसलिए हमें हर देश के पास जाना है, हर देश को बताना है कि किस तरह से आतंकवाद को पालता है और पूरी तरह से बढ़ाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ जब विश्व के देश खड़े होंगे तो जो पाकिस्तान में पनपते हुए आतंकवाद को, जिसका हमारा लक्ष्य वहां की जनता को निस्तानाबूद करना नहीं है, वहां की सेना को निस्तानाबूद करना नहीं है, वहां पर पनपते हुए आतंकवाद को खत्म करना है जो पाकिस्तान पालता है। तो इस तमाम चीजों में जो हमें समर्थन मिलेगा, ये जो हमारा डेलीगेशन जाएगा वो बातें करेगा, तमाम शशि थरूर जिसमें होंगे, जिसमें ओवैसी होंगे, ये बातें जो निकल ओवैसी का इस प्रतिनिधि मंडल में होना एक लिए इस लिहाज से इसलिए भी खास है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया भर में कहता रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो या दूसरी जगह का, वो ये कहता रहा है कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे बहुसंख्यक वर्ग प्रताड़ित करता है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को मुझे लगता है कि ओवैसी ने अपनी हुंकार से पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया और दुनिया भर में जब वो लेकर जाएंगे भारत की आवाज को तो दुनिया भी देखेगी, देखिए जिस भारत में घुसकर आतंकियों ने मजहब पूछकर बहुसंख्यक धर्म को यहां पर हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, उसी भारत का एक अल्पसंख्यक वर्ग का नेता दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने आया है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा संदेश सरकार दूसरा कुछ दे भी नहीं सकती थी और ओवैसी ने भी अपने आप को साबित किया। तो तारीफ करनी होगी सरकार की भी कि अगर वो ओवैसी का नाम इसमें चयन कर रहे हैं और ओवैसी मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।